Hello everyone, good afternoon. How are you all? So, enjoying your online studies, enjoying your essays, a new subject. Chalo. Now we have already started our first chapter in essays, The Coming of the Europeans. In the previous chapter, in the previous lecture, I told you that how Vasco da Gama discovered the sea route to Calicut, how Portuguese started their business trading in India, how they gained profit by selling different items, and by fascinating this the Portuguese, even the other Europeans like Danes, French, English, they also came to India to trade. These things we have already discussed in our last lecture. Now in this lecture we are going to continue our first chapter, the coming of the Europeans. I hope everybody can see this screen properly. The English East India Company. What do you mean by the English East India Company? As I told you that after seeing the fascinating of Portuguese, even the Danes, French and English, British people came to India for the trade. So the British people when they came to India, they established one company. उन लोगों ने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. वो क्या है, कैसे स्टैब्लिश हुई, किसने की, वो सब हम ये पैराग्राफ में जानने वाले हैं. So I hope everybody can see it properly, everybody can read it properly. So concentrate on your page. The English East India Company. The English merchant formed the English East India Company, that is known as EEIC, in 1600 under the authority of Queen Elizabeth. ब्रिटिश लोग जब इंडिया आए, जब इंग्लिश मर्चेंट मतलब बिजनेसमैन, इंग्लिश बिजनेसमैन जब इंडिया आए तब उन्होंने 1600, जैसे अभी 2020 चल रहा है, तब 1600 का ईयर था. तब उन लोगों ने इंडिया में एक कंपनी खोली जिसका नाम था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. और ये कंपनी खोलने की अथॉरिटी किसने दी थी? अथॉरिटी मतलब परमिशन. किसकी परमिशन से इंडिया में ब्रिटिशर्स ने इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश किया था? वो थे क्वीन एलिजाबेथ. क्वीन एलिजाबेथ उस टाइम पे ब्रिटिश की रानी मतलब क्वीन हुआ करते थे. तो उनकी परमिशन से इंडिया में ब्रिटिशर्स ने एक कंपनी एस्टैब्लिश की जिसको कहते हैं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, विच इज इवन नोन एज EEIC. इट वॉज सेटअप टू कंडक्ट ट्रेड इन इंडिया. वो कंपनी क्यों बनाई गई थी? वो कंपनी इंडिया में ट्रेड करने के लिए बनाई गई थी. ट्रेड करना मतलब बिजनेस करने के पर्पज से बनाई गई थी. Many trade concessions were received after the visit of British ambassador Sir Tom Joy to the Mughal Emperor Jahangir court around 1614 CE. उस टाइम पे इंडिया में मुगल एम्परर का राज था. मुगल एम्परर की अथॉरिटी थी. जैसे कि सबसे पहले मुगल एम्परर थे अकबर के फादर, उसके बाद अकबर, और उसके बाद उसके बेटे आए, राइट. तो उस टाइम पे जब फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, उस टाइम पे इंडिया में मुगल एम्परर का राज था. और उस टाइम पे जो मुगल एम्परर थे उनका नाम था जहांगीर. ओके. तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, उसके सबसे फर्स्ट ब्रिटिश एम्बेसडर मतलब जो ब्रिटिश को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके लिए वो जाते हैं. ब्रिटिशर्स के लिए सबसे पहले जो आए थे बाहर, जो इंडिया में आए थे और जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एस्टैब्लिश करने में हेल्प की थी, उसको कहते हैं ब्रिटिश एम्बेसडर, जिनका नाम था सर थॉमस रॉय. वो आए और उसने मुगल एम्परर जहांगीर से मिले थे. इसके कारण उनको ट्रेड में बहुत सारे कंसेशंस मिले थे. कंसेशन मिलना मतलब छूट मिल गई थी, बहुत सारी छूट मिल गई थी उनको बिजनेस के लिए. Eventually, trade centers were built in Surat, Madras, Agra, Bharuch and other places. धीरे धीरे ब्रिटिशर्स ने अपनी ट्रेडिंग बहुत बढ़ा ली थी इंडिया में.
डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड सेंटर्स, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस के सेंटर्स उन लोगों ने खड़े कर दिए थे। कहाँ पे? सूरत में, मद्रास में, आगरा में, भरूच में एंड और अदर प्लेसेस। वहाँ पे उन लोगों ने अपने बिजनेस ट्रेड सेंटर्स खोल दिए थे। The British also fortified some trade centers and factories. कई जगह पर तो उन लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज को बहुत ही फोर्टिफाइड कर दिया था। फोर्टिफाइड मतलब बहुत ही मजबूत बना लिया था। मतलब सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का उस टाइम पे वहाँ पे जोर था। कहाँ कहाँ पे वो फैक्ट्रीज और सेंटर्स बनाए थे? दिस इंक्लूड्स फोर्ट विलियम इन कैलकाटा। सबसे पहले कैलकाटा में फोर्ट विलियम बनाया था, जिसको हम अभी कोलकाता के नाम से जानते हैं। दूसरा था फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास, मद्रास में जो था, जिसको फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से जानते हैं। एंड फोर्ट एट बॉम्बे, जो नाम अभी जो मुंबई है उसका पहले नाम बॉम्बे था, उस वहाँ पे भी फोर्ट नाम के सारे ट्रेड सेंटर्स उन लोगों ने डेवलप कर दिए थे। तो ये थी कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में इस्टेब्लिश्ड हुई थी। सबसे पहले कब हुई थी? 1600 में। और किसकी अथॉरिटी से हुई थी? क्वीन एलिजाबेथ की अथॉरिटी से। उसके बाद सर थॉमस रॉय, जो सबसे पहले मुगल एम्परर जहांगीर से मिले थे अपनी कोर्ट में, उसके बाद उन लोगों को ट्रेड के लिए बहुत कंसेशंस भी मिलते रहे थे। बहुत जगह पर उन लोगों ने अपने खुद के ट्रेड सेंटर्स स्टार्ट कर लिए थे, जैसे कि सूरत, मद्रास, आगरा, भरूच। और कई जगह पर तो उन लोगों ने अपने सेंटर्स को बहुत मजबूत कर लिया था, बहुत ही फोर्टिफाइड कर दिया था। जैसे कि फोर्ट विलियम कैलकाटा में, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में एंड फोर्ट इन मुंबई। तो आपको पता चला कि धीरे धीरे बिजनेस से कैसे वो लोग इंडिया में डेवलप हो रहे थे, कैसे इंडिया में घुस रहे थे और कैसे इंडिया में अपना कब्जा जमा रहे थे। सबसे पहले उस टाइम पे हमारे इंडियंस को भी इतनी मालूम नहीं थी। और आगे हम ये जानेंगे कि ब्रिटिशर्स ने कैसे सारे जगह पर अपना कब्जा कर लिया। उसमें हम देखें ना बेटा, तो थोड़ा हमारा भी फॉल्ट है। हम इंडियंस इतने यूनाइटेड नहीं थे, इतने हम लोगों में एकता नहीं थी, इसीलिए ब्रिटिशर्स को ये मौका मिल गया कि हमारी यूनाइटी को तोड़ दिया और उसने अपने वहाँ के लोगों ने हमारे इंडिया के ऊपर कब्जा कर लिया। आई होप यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है आप में। देखो, आपको एक पिक्चर दिख रहा है नीचे बुक में, राइट? द ब्रिटिश सेटलमेंट कॉल्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास इन इंडिया इन 18th सेंचुरी स्केच। ये जो स्केच है वो 18th सेंचुरी का है। जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रही है, वैसे 18th सेंचुरी में जब वहाँ पे मद्रास में, जिसको हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, वहाँ पे सबसे पहला उन लोगों ने जब अपना सेंटर खोला था, जो ट्रेड सेंटर था, जिसका नाम है फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसका एक पिक्चर, कैसे वो लोग ट्रेड करते थे, कैसे सेल करके आते थे, वो सारा एक पिक्चर आपको आपकी बुक में दिख रहा है। शुड आई मूव अहेड? आपको यहाँ तक की बात समझ में आई? अगर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी ना समझ में आया हो, तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है? चलो, आई एम मूविंग अहेड। नाउ द ब्रिटिश एक्सपांशन इन इंडिया। ऐसा हो सकता है हमारे साथ कि हमारे घर में, फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में कोई मेहमान आया है, ठीक है? वो मेहमान आपका घर आपके पास से छीन लेता है और वो मेहमान, मतलब आप लोगों को वो घर से निकाल देता है और वो मेहमान आपके घर पे कब्जा कर लेता है। अगर ऐसा हो तो आप लोग क्या करोगे? हाँ, ऐसा ही हुआ था ब्रिटिशर्स के साथ। ब्रिटिशर्स मेहमान बन के हमारे इंडिया में आए थे, बिजनेस के पर्पज से आए थे, राइट? वो बिजनेस करने के लिए आए थे, वो हमारे यहाँ पे गेस्ट थे। लेकिन धीरे करके उसने पूरे हमारे इंडिया पे अपना कब्जा कर लिया था। धीरे स्टार्ट किया, एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट को उन लोगों ने लिया और फिर एक टाइम तो ऐसा आया बेटा कि पूरे इंडिया पे सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का राज होने लगा।
यही हम ये चैप्टर में जानने वाले हैं धीरे धीरे कि कौन कौन से एरिया को उन लोगों ने कैसे कैसे अपने कब्जे में किया है। सबसे पहली बात हम करेंगे ब्रिटिश एक्सपांशन इन इंडिया। ब्रिटिश एक्सपांशन इन इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स का हमारे इंडिया पे बढ़ावा कैसे हो गया, पूरे इंडिया में वो कैसे फैल गए, उसका कोई रीज़न होता है। आपको एक छोटी सी बात बताओ, आपने एक स्टोरी सुनी है वो कि दो बिल्ली एक रोटी के लिए लड़ रहे थे, लास्ट में एक बंदर आया, राइट? तो क्या हुआ, वो बंदर ने क्या किया, थोड़ी 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 करके पूरी रोटी उसने खुद को खा ली और वो बिल्ली में से किसी को रोटी नहीं मिली। शायद ये स्टोरी सुनी होगी। यही अब यहाँ पे हमारे साथ हुआ था कि हम इंडिया के लोग ही इतना लड़ते थे आपस में, जिसका फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन लोगों ने देखा कि इंडिया के लोग तो आपस में लड़ रहे हैं, तो उसको और लड़ाओ और उसके इंडिया पे हमारा कब्जा करो। देखो ये पैराग्राफ में हमको ये बात जानने को मिलेगी। देखो, जहांगीर के बाद हमारे मुगल एम्परर आए थे औरंगजेब, राइट? The death of Aurangzeb in 1707 led to the decline of Mughal rule in India. Decline मतलब कम होते जाना, गिर जाना। औरंगजेब हमारे लास्ट मुगल एम्परर है जिसका डेथ हुआ था 1707 में। उनकी डेथ के बाद मुगल एम्परर, जिसमें इंडिया में मुगल एम्परर का जिसका राज था, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा। डिक्लाइन होने लगा मतलब गिरने लगा। Many regional powers had emerged that were competing for the territories of the Mughal emperor. Okay? जैसे ही मुगल एम्परर का एंड हो गया, दूसरे सारे लोग, उन लोगों को इंडिया के ऊपर फिर सत्ता चाहिए थी। सत्ता चाहिए थी मतलब उनको राज करना था इंडिया के ऊपर। तो वो लोग कंपटीशन के लिए आगे आ गए कि चलो मुगल एम्परर तो अब खत्म हो गया है, तो अब हम राज करेंगे इंडिया के ऊपर। ऐसे बहुत सारे डिफरेंट रीजन सब लोग बाहर निकले कि अब हमें इंडिया के ऊपर राज करना है। एक एग्जाम्पल देती हूँ। टीचर ने आपको एक क्लास का मॉनिटर बनाया है, ओके? अब कुछ भी कारण से वो मॉनिटर को टीचर ने निकाल दिया, तो सारे स्टूडेंट्स एक साथ से बोलेंगे कि टीचर अब मुझे मॉनिटर बनना है, मुझे बनना है, मुझे बनना है, ओके? फिर क्या होगा, आप लोग आपस में लड़ोगे कि ये बोलेगी नहीं तू नहीं मैं बनूंगी, ये बोलेगा तू नहीं मैं बनूंगा। तो वो जो लड़ाई आपस में होती है उसका फायदा कौन उठाता है? थर्ड पर्सन। तो क्या टीचर क्या करते हैं, आप में से किसी को नहीं बनाते जो लड़ते हैं, एकदम से कोई नए कोई बना देते हैं जो इससे बाहर है। ऐसा ही हमारे इंडिया में हुआ था। जैसे ही मुगल एम्परर का एंड हो गया, औरंगजेब की डेथ हो गई, तो दूसरे सारे रीजनल लोग बाहर आ गए कि अब इंडिया के ऊपर हमारा कब्जा होना चाहिए, अब इंडिया के ऊपर हम राज करेंगे। इसका फायदा किसने उठाया? As the rulers in India were weak and not united, the British could easily gain control over India. हमारे दूसरे सारे रूरल थे वो यूनाइटेड नहीं थे, कमज़ोर थे, आपस में एकता नहीं थी, जिसका फ़ायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने उन लोगों को अपने कब्जे में करके धीरे 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 करके इंडिया के ऊपर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। The French set up their headquarters in Pondicherry, now Pondicherry, and trading centers in Chandarnagar and Mahe. The French and the British fought several wars to establish their control over trade in India. उस टाइम पे जैसे मैंने बताया कि पोर्चुगीज को फैसिलिट करके डेन्स भी इंडिया आए थे ट्रेडिंग के लिए, फ्रेंच भी था और ब्रिटिशर्स भी था। जैसे ब्रिटिशर्स को इंडिया के ऊपर राज करना था, उनको इंडिया के ऊपर कंट्रोल चाहिए था, वैसे ही फ्रेंच को भी चाहिए था। फ्रेंच ने भी अपना हेडक्वार्टर्स, अपनी बिजनेस ट्रेडिंग सेंटर्स स्टार्ट कर दिए थे। उनका ट्रेडिंग सेंटर कहाँ पे था? पौंडीचेरी में था, जिसको हम पौंडीचेरी में जानते थे, ओके? और चंदरनगर और माहे में था। फिर सबसे पहली जो फाइट हुई थी ना, वो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। क्यों? क्योंकि फ्रेंच भी चाहते थे कि वो इंडिया के ऊपर अपना कब्जा जमा दे और ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि वो इंडिया को अपने कंट्रोल में ले ले। दोनों ही
सबसे पहले इंडिया को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ये फाइट में ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी और फ्रेंच की हार हुई थी, जो हम कार्नेटिक वॉर्स में जानेंगे। तो ये था कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे एक्सपांड कैसे किया। हमारे मुगल एम्परर जहांगीर के डेथ के बाद दूसरे सारे रिचुअल्स के मेन हेड्स बाहर आए थे और उनको इंडिया पे कब्जा चाहिए था। उनमें वो लोग इतनी लड़ाई करते थे, वो लोग यूनाइटेड नहीं थे, वो लोग बहुत कमज़ोर थे। इसका फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया, ब्रिटिशर्स और फ्रेंच दोनों ने उठाया। ब्रिटिशर्स ने अपने ट्रेड सेंटर्स कर लिए थे, फ्रेंच ने अपने ट्रेड सेंटर्स कर लिए थे। अब सबसे पहले लड़ाई हुई फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में, क्योंकि उन दोनों को इंडिया के ऊपर कब्जा चाहिए था। आई होप यहाँ तक की बात आपकी क्लियर है। अगर आपकी क्लियर है तो ही मैं आगे बढ़ूंगी। प्लीज़ मुझे आप अपने कमेंट्स बॉक्स में बता देना। अंडरस्टूड बेटा? चलो, आई एम मूविंग अहेड विथ द कार्नेटिक वॉर्स। सबसे पहली वॉर इंडिया में, ओके। The Carnatic Wars were the series of 3 wars fought between 1746 and 1763 by the English East India Company and the French East India Company. दो कंपनीज, एक तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब फ्रांस के लोग। उन दोनों के बीच में 3 कंटिन्यूसली वॉर्स हुई थी, 3 वॉर्स हुई थी। कौन से ईयर में? 1746 एंड 1763 के बीच में, जिसको हम कहते हैं कार्नेटिक वॉर। क्यों हुई थी ये वॉर? किस किस के बीच में हुई थी? ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कौन सी वॉर हुई थी? कार्नेटिक वॉर। दैट इज अ सीरीज ऑफ 3 वॉर्स and that was held between 1746 and 1763. 1746 से 1763 के बीच में 3 वॉर्स हुई उन लोगों के बीच में। क्यों हुई थी? Both the Britishers and the French in India wanted to gain control over the greater part of the trade. क्यों? क्योंकि उन लोगों को, फ्रेंच को और ब्रिटिशर्स को, दोनों को इंडिया के ट्रेड के ऊपर अपना कंट्रोल चाहिए था। ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि वो पूरे इंडिया में ट्रेड के में हम उसके ऊपर कंट्रोल आ जाए और फ्रेंच भी यही चाहता था। इसलिए फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में वॉर हो गई। Indian ruler also joined this war to further their own cause and defeat their rivals. उसमें जो लोग, हमारे इंडिया के भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ब्रिटिशर्स के साथ भी थे और फ्रेंच के साथ भी थे, तो वो लोगों ने भी साथ में मिलकर एक दूसरे के साथ लड़ाई की। क्यों? क्योंकि कई ब्रिटिशर्स के साथ हमारे इंडियंस मिल गए थे और कई फ्रेंच के साथ हमारे इंडियंस मिल गए थे। तो उन लोगों चाहते थे अगर ब्रिटिशर्स हार जाएगा तो फ्रेंच में जो इंडिया वाले हैं उनको गेन होगा, उनको फायदा होगा। अगर ब्रिटिशर्स जीत जाएगा तो ब्रिटिशर्स के साथ जो हमारे इंडिया वाले हैं उनको फायदा होगा। तो इसमें हमारे इंडिया के भी बहुत सारे लोगों ने वॉर्स में पार्टिसिपेट किया था। फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड एडवांटेज ओवर द ट्रेड इन इंडिया। लास्ट में किसकी जीत हुई? आपको वो लाइन दिख नहीं रही है, मैं दिखा रही हूँ, देखो। लास्ट में इट इज रिटन फाइनली द ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड एडवांटेज ओवर द ट्रेड इन इंडिया। लास्ट में वो 3 वॉर के बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो वॉर जीत गई थी और उसने ट्रेड में इंडिया के ऊपर अपना कब्जा, कंट्रोल कर लिया था। I hope you understood till now whatever I have explained to you. If you have any doubts with this, I explained you 3 things: the English East India Company, the establishment of English East India Company, the British expansion in India, and the Carnatic Wars. Now today's homework is again you have to read whole chapter again. Read, जो देखो बेटा हम यहाँ पे रीडिंग नहीं कर पा रहे, लेकिन आपको रीडिंग का हैबिट तो रखना ही है। यहाँ पे क्लियरली आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा है, तो आप रीडिंग करो, 2, 3, 4 बार रीड करो, आप समझने की कोशिश करो, मेरा वीडियो देखो, वो समझने की कोशिश करो। फिर भी अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप व्हाट्सएप में मुझे पूछ सकते हो या फिर हमारे गूगल क्लासरूम में भी कमेंट बॉक्स है, उसमें मुझे आप क्वेश्चन कर सकते हो।
और प्लीज़ एक बार वीडियो देख लो, उसके बाद अपने कमेंट्स करना। कई आपके फ्रेंड्स अभी भी ज्वाइन नहीं हुए हैं, अगर आपके पास उनके कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको लग रहा है कि ये लोगों ने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, तो आप उनको बताओ कि कैसे टीचर्स ऐसे इसमें स्टडीज़ भेजते हैं। और एक बात, मेरे से गलती हुई गई थी, मंडे को 5th स्टैंडर्ड का पीरियड था, लेकिन मेरे से मिस्टेक से 4th स्टैंडर्ड का वीडियो चला गया था, इसलिए आज 5th स्टैंडर्ड का पीरियड ना होते हुए भी मैं आज वीडियो सेंड कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। आई टेक केयर ऑफ माई पीरियड्स। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टिल नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट्स, you are free to question me anything. Till then, bye. Take care of yourself, and I'll catch you very soon again in the next period. Take care of yourself, beta. Bye bye.